डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत सामाजिक विचारकों में इमाइल दुर्खिम के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। दुर्खिम एक समूहवादी विचारक हैं, एक प्रत्यक्षवादी विचारक माने जाते हैं। अगस्ट कॉम्ट की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को जीवन पर्यंत विज्ञान बनाने की दिशा में प्रयास किए। अपने पाठ्यक्रम में दुर्खिम के दो सिद्धांत हैं। दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत का टॉपिक आज शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में दुर्खिम का जीवन चरित्र और उनके समाजशास्त्रीय योगदान के बारे में चर्चा हुई थी और दुर्खिम के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में आपको बताया गया था। प्रस्तुत सिद्धांत जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो दुर्खिम की प्रथम पुस्तक से ही लिया गया है, जो उनकी पीएचडी थीसिस थी। यानी 1893 ईस्वी में दुर्खिम का शोध प्रबंध जो था वो पब्लिश हुआ। सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, उसका अंग्रेजी अनुवाद मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और ये दुर्खिम की एक प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, सोशल डिवीजन ऑफ लेबर। और ये दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत इस पुस्तक के द्वितीय खंड में लिखा गया है और आपने श्रम विभाजन की अवधारणा को विकसित किया है। दुर्खिम ने अपने विश्लेषण में समाज में श्रम विभाजन के सामाजिक कारणों और परिणामों का वर्णन किया है और इस सिद्धांत को भी आप 2-3 भागों में देख सकते हैं। पहले भाग में हम देखेंगे कि व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर के कौन कौन से कारक हैं, यानी श्रम विभाजन क्या है और उसके कारक कौन कौन से हैं। और बाद के भाग में श्रम विभाजन के परिणाम, असामान्य दशाएं और उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन का पार्ट आएगा। दुर्खिम के अनुसार प्रिमिटिव सोसाइटीज में यानी आदिम समाजों में श्रम विभाजन जो था वो नहीं के बराबर था और जो था तो वो स्त्री पुरुष के भेद पर आधारित था। यानी कि प्राचीन समाजों में श्रम विभाजन जो था वो लिंग आधारित समाज विभाजन था, जेंडर बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। पुरुष शिकार करने का काम करते थे, फल एकत्रित करने का काम करते थे और स्त्रियां घर का कामकाज और बच्चों का पालन पोषण का काम करती थी। यानी कार्यों का बंटवारा जेंडर बेस्ड था, लैंगिक विभाजन। चूंकि इस युग में आर्थिक कार्य अत्यधिक सीमित था तो उत्पादन जो था वो नाम मात्र का था और इसी कारण आर्थिक जीवन में कोई विशेष श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई थी। ये प्राचीन समाजों की बात कर रहे हैं हम, प्रिमिटिव सोसाइटीज की, आदिम समाजों की। और जब सब मिलकर के सब काम कर लेते थे तो श्रम विभाजन की गुंजाइश ही नहीं थी और श्रम विभाजन नहीं था, इस कारण विशेषीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि विशेषीकरण जो होता है वो श्रम विभाजन की बाद की प्रक्रिया है। श्रम विभाजन का स्वाभाविक परिणाम क्या है? विशेषीकरण है। तो देयर वाज नो डिवीजन ऑफ लेबर, तो स्वाभाविक रूप से नो स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण का भी अभाव था। तो प्रत्येक व्यक्ति प्राय सभी प्रकार के काम कर लेते थे। सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं को सभी व्यक्ति मिलकर के करते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें, राजा जो है पुजारी भी हो सकता था और राजा भी है, राजा पुजारी भी हो सकता था और शिकारी भी हो सकता था, यानी दोनों काम कर रहा था। तो दुर्खिम के अनुसार जो आदिम समाजों में जो है एक प्रकार की ऐसी सुदृढ़ता थी, एक एकता थी, जिसको दुर्खिम ने नाम दिया है यांत्रिक एकता, यांत्रिक सुदृढ़ता, यानी मैकेनिकल सॉलिडरिटी। प्राचीन समाजों में क्या थी?
मैकेनिकल सॉलिडरिटी पाई जाती थी, यानी यांत्रिक एकता अथवा यांत्रिक सुदृढ़ता पाई जाती थी। इसका कारण भी स्पष्ट था, सभी लोग सामूहिक इच्छा से बंधे होते थे और समाज में लोग जनमत, धर्म, परंपराओं और राजा के दबाव में आंख बंद करके यंत्रवत कार्य करते थे, यानी कि मशीन की बात, यंत्रवत कार्य करते थे। इसलिए इस सुदृढ़ता का नाम दुर्खिम ने क्या रखा था? मैकेनिकल सॉलिडरिटी, यानी यांत्रिक सुदृढ़ता। और ये स्वाभाविक था कि पूरे की पूरा जो समाज था वो यांत्रिक एकता में आबद्ध था, यानी कि बंधा हुआ था, संबद्ध था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे वैसे आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलू भी विकसित हुए और वस्तुओं की मांग, बढ़ी हुई आवश्यकताओं के कारण जो है श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव की गई। भाई जनसंख्या बढ़ी, सभ्यता का विकास हुआ, पेशों की प्रचुरता आई, यानी कि व्यवसायों में वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि के बाद जो है और बढ़ी हुई संख्या में जो है व्यवसायों में श्रम विभाजन की आवश्यकता अनुभव की गई कि भी एक काम से काम नहीं चलता है। श्रम विभाजन ने प्राचीन समाजों में जो पाई जाने वाली यांत्रिक एकता थी उसको धीरे धीरे परिवर्तित करना शुरू कर दिया और वो एकता किस में बदल गई? ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में, जैविक अथवा सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। सावयवी एकता क्या होती है? सावयवी एकता या ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी उस एकता को कहा जाता है जब समाज की विभिन्न इकाइयों में कार्यों का विभाजन होते हुए भी एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते और उनके अंदर इंटर रिलेशंस और इंटरडिपेंडेंस पाई जाती है। इंटरडिपेंडेंस का मतलब परस्पर निर्भरता, परस्पर अंतःक्रिया। तो इस प्रकार की एकता के अंदर क्या है, अलग भी नहीं थे, यानी कि एक दूसरे से परस्पर गुथे हुए थे। किस रूप में? प्रकार्यात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से उनके अंदर जो है अंतःक्रिया से जुड़े हुए थे और परस्पर निर्भरता पाई जाती थी। यानी एक व्यक्ति एक काम पर दूसरे पर निर्भर है तो दूसरा पहले पर निर्भर है, इस तरह से वो जो डिपेंडेंसी थी, है ना, परस्पर निर्भरता। और श्रम विभाजन से इसी स्थिति को उत्पन्न कर दिया और अधिकाधिक श्रम विभाजन और विशेषीकरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का ही कार्य करना होता था, परंतु सामाजिक प्राणी होने के कारण उसकी आवश्यकताएं विशेष करके आधुनिक युग में एक नहीं बल्कि अनेकों होती है। प्राचीन समाजों में जो प्रिमिटिव सोसाइटीज में यांत्रिक एकता की बात दुर्खिम करते हैं तो उसमें लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी, लोगों का रहन सहन भी सिंपल था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है आवश्यकताओं की बढ़ोतरी हुई है, आवश्यकताओं की बढ़ोतरी के मद्देनजर डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है। डिवीजन ऑफ लेबर जब बढ़ता है तो स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, अर्थात समाज में श्रम विभाजन होता है जैसे जैसे उसी प्रकार से विशेषीकरण होता जाता है, यानी व्यक्ति एक कार्य को लगातार करते करते उसमें दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। इसी प्रक्रिया का नाम है विशेषीकरण। आवश्यकताएं अनेकों होने के बाद आधुनिक युग में अनेकों आवश्यकताओं की वजह से और एक दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होने की वजह से सामाजिक श्रम विभाजन के अंतर्गत अलग अलग कार्यों को करने के स्पष्ट है कि श्रम विभाजन ने आधुनिक समाज में जो है सावयवी एकता और संगठन को पैदा किया है, यानी संगठन। क्योंकि ये आपको प्रारंभ में भी दुर्खिम के परिचय में पहले वाले वीडियो में भी आज में बताया आपको कि दुर्खिम एक समूहवादी विचारक है, व्यक्तिवादी नहीं। दुर्खिम की जो फिलॉसफी है वो सामूहिक प्रतिनिधान की है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की। श्रम विभाजन कैसे पनपा? श्रम विभाजन आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। श्रम विभाजन कैसे पनपा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम श्रम विभाजन के कारण कौन कौन से हैं। दुर्खिम ने श्रम विभाजन का प्रमुख कारण बताया है सामाजिक संरचना में, सोशल स्ट्रक्चर में। और उन्होंने देखा कि सामाजिक विकास में जैसे जैसे खंडात्मक संरचना, सेगमेंटल स्ट्रक्चर का लोप होता जाता है वैसे वैसे संगठित संरचना और श्रम विभाजन का उदय होता जाता है। देखो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रिपीट करते हैं इसको कि दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रमुख जो कारण क्या है, उन्होंने जो कारण इसका खोजा है सोशल डिवीजन ऑफ लेबर का, सोशल स्ट्रक्चर में ही खोजा है ना।
और वो ये कहते हैं कि जैसे जैसे खंडात्मक संरचना विलोपित होती है यानी कि खत्म होती है तो उसकी जगह संगठित संरचना जन्म लेती है और संगठित संरचना में श्रम विभाजन का जन्म होता है। खंडात्मक संरचना सदैव श्रम विभाजन से पहले आती है और जैसे जैसे जितना खंडात्मक संरचना का लोप होगा वैसे वैसे उतना ही श्रम विभाजन समाज में प्रकट होने लगता है। अतः यह कहा जा सकता है कि खंडात्मक संरचना में खंडों के विकृत होने पर और उनकी स्वायत्तता, उनकी आत्मनिर्भरता, उनकी पृथकता यानी उनकी ऑटोनॉमी भंग होती है। तो संपूर्ण समाज की समस्त इकाइयों के बीच में क्या है कि अंतःक्रिया विकसित होती है, इंटरेक्शन विकसित होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी विकसित होती है, अंतर्निर्भरता, परस्पर निर्भरता विकसित होती है और इंटरेक्शन आरंभ होने से, अंतःक्रिया प्रारंभ होने से डिवीजन ऑफ लेबर की उत्पत्ति होती है अर्थात श्रम विभाजन पैदा होता है। अधिकाधिक व्यक्ति, निकट संपर्क, गहन अंतःक्रिया, देखो 3 तत्व हैं, तीनों को हाईलाइट किया गया है। अत्यधिक व्यक्ति यानी जनसंख्या, निकट का संपर्क यानी इंटरेक्शन और गहन अंतःक्रिया, ये 3 प्रमुख तत्व हैं। आपस में व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएंगे, संपर्क में नहीं आएंगे तो अंतःक्रिया कैसे होगी, अंतःक्रिया नहीं होगी तो डिवीजन ऑफ लेबर कैसे पैदा होगा। और ये सब कहाँ होंगे, अत्यधिक व्यक्तियों के बीच में, अधिकाधिक व्यक्ति अर्थात पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो समाज में श्रम विभाजन पैदा होता है। इन 3 तत्वों के लिए दुर्खिम ने कुछ विशेष शब्दावली का प्रयोग किया है, वो आप कारक कह लीजिए, 2-3 प्रमुख कारक हैं। भौतिक घनत्व जनसंख्या का, मटेरियल डेंसिटी, भौतिक घनत्व से दुर्खिम का तात्पर्य क्या है, जनसंख्या के घनत्व से है, अर्थात आपके अनुसार व्यक्तियों की संख्या जो किसी विशेष क्षेत्र में निवास करती है उसका भौतिक घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में, स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो व्यक्ति रहते हैं वो जनसंख्या घनत्व होता है। तो जो जिस क्षेत्र में निवास करते हैं उसको भौतिक घनत्व शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं दुर्खिम। तो किसी समाज का भौतिक घनत्व उतना ही अधिक अथवा कम होगा जितनी उसकी जनसंख्या उसके भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित अथवा बिखरी हुई होगी, है ना। तो इस पे डिपेंड करता है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। नैतिक घनत्व दूसरा पॉइंट है इसका। मोरल डेंसिटी, नैतिक घनत्व से दुर्खिम का तात्पर्य क्या है, व्यक्तियों के बीच कम्युनिकेशन अथवा इंटरेक्शन की गहराई से है। भौतिक घनत्व तो किसी क्षेत्र विशेष में उसकी बसावट से मान लिया गया, बसा हुआ है जब भूभाग में जनसंख्या, व्यक्तियों का संग्रह किसी क्षेत्र विशेष में। और नैतिक घनत्व का मतलब क्या है कि व्यक्तियों के बीच में संचार, संपर्क और अंतःक्रिया की गहराई से नैतिक घनत्व का तात्पर्य है। व्यक्तियों के बीच अंतःक्रियाएं जितनी कम अथवा अधिक होगी उतना ही समाज में नैतिक घनत्व कम और अधिक होगा। यानी अंतःक्रियाएं कम हैं तो नैतिक घनत्व कम होगा, अंतःक्रियाएं और परस्पर निर्भरताएं ज्यादा हैं तो समाज का नैतिक घनत्व ज्यादा होगा। और दुर्खिम के अनुसार समाज में भौतिक घनत्व और नैतिक घनत्व में पारस्परिक संबंध होता है और नैतिक घनत्व के लिए भौतिक घनत्व अति आवश्यक है। नैतिक घनत्व कहाँ होगा, जब तक कि बसावट नहीं होगी। तो भौतिक घनत्व पहली कंडीशन है या पहला कारण है और नैतिक घनत्व दूसरा कारक है। नैतिक घनत्व के लिए भौतिक घनत्व का होना अनिवार्य है। और जब व्यक्तियों में भौतिक निकटता, प्रोक्सिमिटी होती है, फिजिकल प्रोक्सिमिटी, तब जो है गहन अंतःक्रियाएं होती है और उससे फिर क्या है डिवीजन ऑफ लेबर बनता है आगे चल के। सामाजिक आयतन, सोशल वॉल्यूम, सामाजिक आयतन से दुर्खिम का तात्पर्य क्या है, जनसंख्या के आकार से है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। श्रम विभाजन की उत्पत्ति पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो एक प्रकार से श्रम विभाजन जो है इन तीनों कारकों के संयोग से उत्पन्न होता है और एक प्रकार से सरल समाजों में परिवर्तन होते होते जटिल समाज बनते जाते हैं। जो जो समाज में सरलता की जगह जटिलता आती जाएगी, जो जो समाज में जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जो जो समाज में परस्पर निर्भरता और अंतःक्रिया बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों समाज में डिवीजन ऑफ लेबर पनपता जाएगा। ये दुर्खिम की प्रस्तावना है। अब इसका दूसरा पार्ट, इसके असामान्य दशाएं, इसके उदाहरण और इसके परिणाम जो है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।